अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, हमने एंटीकोगुलेंट को डिटेल से देखा था कि एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, और उसके पहले दो एंटीकोगुलेंट ईडीटी और हेपारिन को हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हम उसके बाकी के एंटीकोगुलेंट सोडियम फ्लोराइड, डबल ऑक्सलेट और सोडियम सिट्रेट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिपीट करना चाहूँगी कि एंटीकोगुलेंट क्या होता है। मैंने आपको पहले बताया कि एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जब हमारी लेबॉर्ट्री में ऐसे भी टेस्ट होते हैं कि जो कि क्लॉटेड ब्लड से परफॉर्म नहीं किए जा सकते, तो इसलिए ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए हम एंटीकोगुलेंट यूज़ करते हैं। फिर एंटीकोगुलेंट जब यूज़ करते हैं, उसको साइंटिफिक मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो हमारे पास प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है और ब्लड के कंपोनेंट सेल फ्रैक्शन अलग हो जाती है। इस तरह हम जो डिफरेंट लेबॉर्ट्री के टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अब एक अच्छे एंटीकोगुलेंट की खसूसियात क्या है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो रेड ब्लड सेल या ब्लड सेल की फ्रैक्शन को अल्टर ना करे, चेंज ना करे, साइज़ को, शेप को चेंज ना करे, हेमोलिसिस ना करे, और जो है प्लेटलेट की एग्रीगेशन को कम करे, रेड ब्लड सेल की फ्लूइड कंडीशन को मेंटेन करके रखे, और मिनिमम एंटीकोगुलेंट यूज़ करें तो हमारे पास ज़्यादा देर जो है वो ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंट हो जाए। ये खसूसियत होनी चाहिए। 5 हमने एंटीकोगुलेंट देखे थे, कौन कौन से थे? ईडीटी थे, हेपारिन था, सोडियम फ्लोराइड, डबल ऑक्सलेट और सोडियम सिट्रेट था। जिसमें से मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट भी होते हैं, और हमारे पास जो है वो नेचुरली तौर पे भी एंटीकोगुलेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है, वो है हेपारिन। और बाकी जो है हमारे पास जो है वो आर्टिफिशियल है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ईडीटी क्या है। ईडीटी हमारे पास पर्पल कलर की वायल में एंटीकोगुलेंट होता है जिसमें डाई सोडियम, डाई पोटेशियम और ट्राई सोडियम साल्ट्स यूज़ होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसमें डाई पोटेशियम साल्ट यूज़ होता है जो क्योंकि वो ज़्यादा सॉलेबल है। लेकिन अब जो है ट्राई सोडियम साल्ट ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है और ज़्यादा सॉलेबल है। ईडीटी क्या होता है? ईडीटी ज़्यादातर हमारी जो है वो हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ होता है। वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है हेमाटोलॉजी लैब, हेमाटोलॉजी स्टडीज़ के लिए। ठीक है। मोड ऑफ एक्शन की बात क्या करते हैं? मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ईडीटी जो है वो चैलेटिंग एजेंट है। वो में हमारे पास 13 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, उसमें 4th नंबर पे जो क्लोटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो क्लोटिंग फैक्टर वो चेन वाइज एक्ट करते हैं, जिसमें से एक भी अपना काम छोड़ दे, इनएक्टिव हो जाए या प्रेसिपिटेट हो जाए, तो अगला अपना काम छोड़ देता है और ब्लड क्लॉट होने से रुक जाता है। ठीक है। तो इस तरह क्या है कि ईडीटी कैल्शियम के साथ बाइंड हुआ है, उसने उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया है, और जो है आगे फर्दर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। 1 to 2 mg/ml ऑफ ब्लड इसकी कंसनट्रेशन मैंने बताई थी आपको। डिसएडवांटेजेस इसके क्या थे? ये रेड ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट की श्रिंकेज करवा देता है एक्सेस ईडीटी यूज़ करें तो। ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस भी इसके हैं कि ब्लड सेल की अच्छी प्रिजर्वेशन करता है, उसकी सेल मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, प्रिजर्व करके रखता है, और प्लेटलेट की क्लम्पिंग को ये रोक के रखता है। प्लेटलेट काउंट के लिए ये यूज़फुल है। ईडीटी की जो हमारे पास एंटीकोगुलेंट है, उससे हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? एस्टिमेशन करवा सकते हैं एचपी की, हेमाटोक्रिट की, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, ब्लड फिल्म बना सकते हैं, सिकलिंग टेस्ट कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं, HbA1c का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने एंटीकोगुलेंट पढ़ा, वो है हेपारिन। हेपारिन ग्रीन कलर की वायल, ग्रीन कलर की ट्यूब होती है, उसका टॉप का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। मैंने आपको पहले बताया कि हेपरिन क्या है, वो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, हमारी बॉडी में नेचुरली तौर पर पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है वो। ठीक है। इसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है? ये एक्टिवेट करवाता है एंटीथ्रोम्बिन 3 को। जब ये एक्टिवेट कराता है एंटीथ्रोम्बिन 3, तो ये इनएक्टिव करा देता है प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, और फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता। ये सारा प्रोसेस जो है ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना, फिब्रिनोजिन से फिब्रिन में कन्वर्ट होना, ये ब्लड क्लॉट के प्रोसेस जो है वो उसमें यूज़फुल होता है। एंटीथ्रोम्बिन के एक्टिवेट होने की वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाता, और ब्लड भी फिर आगे क्लॉट नहीं होता है। इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.1 to 0.2 mg/ml ऑफ ब्लड। एडवांटेजेस में इसके क्या आ जाता है कि ब्लड की पीएच को ये मेंटेन करके रखता है,
एक्सेस हेपरिन जो है वो आरबीसी के वॉल्यूम को चेंज नहीं करता है। एंजाइम की स्टडी के लिए यूज़फुल है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग के लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, सेल कल्चर के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में इसका क्या आ जाता है, ये ल्यूकोसाइट की क्लम्पिंग करवाता है। ये जो है वो ल्यूकोसाइट की स्क्रीनिंग के लिए यूज़फुल नहीं है, ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये यूज़फुल नहीं है कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए और एग्लूटिनेशन स्टडीज़ के लिए। 12 से 8 घंटे के बाद ये ब्लड का क्लॉट बनाना शुरू कर देता है। ये ब्लड का क्लॉट सिर्फ रोक के रखता है, उसको प्रिजर्व दे करके नहीं रखता है। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। हेपरिन जो है वो हमारी कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़फुल है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़फुल है, एली सेल प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल है, रेड सेल एंजाइम स्टडीज़ के लिए यूज़फुल है, लाइक G6PD, इम्यूनोफिनोटाइपिंग के लिए यूज़फुल है। इसमें सॉल्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं, लिथियम लेवल को चेक करना तो हमारे पास सोडियम हेपरिन यूज़ होता है, अमोनियम लेवल को चेक करना हो हमारे पास तो सोडियम और लिथियम हेपरिन यूज़ होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H5Na3O7। सोडियम सिट्रेट ट्राई सोडियम सिट्रेट है, ये सॉल्ट यूज़ होता है इसमें। ठीक है, ये एंटीकोगुलेंट में, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, it removes calcium ion by forming soluble calcium citrate complex, so it convert the ionized calcium into unionized soluble complex। सबसे पहले ये क्या करता है कि आयनाइज कैल्शियम क्या है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, वो उसको अनआयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट के साथ बाइंड कर देता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट के साथ उसके साथ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है और आगे फर्दर जो है ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, इस एंटीकोगुलेंट का दो तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं। इस दो कलर में ये अवेलेबल होता है। जो लाइट स्काई ब्लू कलर की जो वायल होती है ना, उसमें हमारे पास ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ होता है। ठीक है, वो हम कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए पढ़ते हैं। और जो है हमारे पास डायसोडियम सिट्रेट, वो ब्लैक कलर की वायल में यूज़ होता है, उसको हम ESR के एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है ना वो स्काई ब्लू कलर की वायल पे होता है, इसको हम 1:9 प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं। 1% हमारे पास एंटीकोगुलेंट होता है और रिमेनिंग 9% हम ब्लड को यूज़ करेंगे। मीन्स कि 20 माइक्रोलीटर 200 माइक्रोलीटर हमारे पास एंटीकोगुलेंट यूज़ होगा और 1.8 माइक्रो ml जो है हमारे पास वो ब्लड यूज़ होगा। इसकी वायल का कलर हमारे पास ब्लू होगा। नेक्स्ट ESR की एस्टिमेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ट्राइसोडियम सिट्रेट यूज़ करते हैं, ब्लैक कलर की वायल में यूज़ होता है। इसका प्रोपोर्शन क्या है, 1:4 है। 1% हमारे पास एंटीकोगुलेंट होगा और 4% हमारे पास ब्लड होगा। मीन्स के 400 माइक्रोलीटर हमारे पास एंटीकोगुलेंट होगा और 1.8 ml हमारे पास ब्लड होगा। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको हम CBC की टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये इंजाइम की स्टडी के लिए यूज़फुल नहीं है। SGPT SGOT और लाइन फॉस्फेट की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम ESR एस्टिमेट कर सकते हैं, रेटिकुलोसाइट काउंट कर सकते हैं, कोगुलेशन स्टडीज़ में क्या आ सकता है, PT APTT डी डायमाटाइज के इन स्टडीज़ के लिए हमारे पास जो है ये वाला एंटीकोगुलेंट सोडियम सिट्रेट यूज़ होता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट। ये दो एंटीकोगुलेंट है। सोडियम फ्लोराइड एक वीक एंटीकोगुलेंट है जिसको हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम पोटेशियम ऑक्सलेट भी इसके साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड वीक एंटीकोगुलेंट है जिसके साथ हम पोटेशियम ऑक्सलेट को मिक्सचर बना के यूज़ करते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है, सोडियम फ्लोराइड को हम एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ कर देंगे तो ये ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करेगा और कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा। और इंजाइम इनहिबिटर की तरह भी यूज़ होता है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करवाता है और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा होता है और जब हम अपनी बॉडी से ब्लड को बाहर निकालते हैं तो हर घंटे हमारी बॉडी में जो है ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ हो रहा होता है 10 mg/dL। अगर हम उस ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को स्टॉप नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट ग्लूकोज का लेवल जो हमारी बॉडी में होगा वो हमें पता नहीं चलेगा। तो वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम इनोलेज को ब्रेक डाउन कर देता है, उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होती है और इस तरह हम जो एग्जैक्ट हमारे पास ग्लूकोज का लेवल बॉडी में है उसको हम
डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके प्रोपोर्शन क्या है, 2 mg/ml ऑफ ब्लड इसकी प्रोपोर्शन है। इसकी टॉप का कलर जो है वैक्यूटेनर का वो ग्रे कलर का होता है। इसको हम इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ये इंजाइम स्टडीज़ के लिए यूज़फुल नहीं है क्योंकि इंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया ये इनोलेज जो कि ग्लाइकोलिटिक इंजाइम है उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आगे फर्दर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होती है। ठीक है, यूजेस इसके क्या हैं, ये ब्लड ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए यूज़फुल होता है, ब्लड यूरिया एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। डबल ऑक्सलेट, 5th नंबर पे हमारे पास डबल ऑक्सलेट। डबल क्यों है, इसमें 2 ऑक्सलेट यूज़ हो रहे होते हैं, पोटेशियम ऑक्सलेट और अमोनियम ऑक्सलेट। थ्री पार्ट जो है उसमें अमोनियम ऑक्सलेट यूज़ होता है और पोटेशियम ऑक्सलेट उसमें 2 पार्ट यूज़ होता है। इसमें कंबाइंड फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है क्योंकि एक दूसरे के एडवर्स इफेक्ट को बैलेंस कर देते हैं। एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं कि अमोनियम ऑक्सलेट का स्वेलिंग इफेक्ट, ये अमोनियम ऑक्सलेट का स्वेलिंग इफेक्ट को बैलेंस करता है, और श्रिंकिंग इफेक्ट पोटेशियम ऑक्सलेट के श्रिंकिंग इफेक्ट और अमोनियम ऑक्सलेट के स्वेलिंग इफेक्ट को बैलेंस कर देता है जब हम एक दूसरे के मिक्सचर के साथ यूज़ करेंगे इसे। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन इसका क्या है कि पोटेशियम ऑक्सलेट जो है वो कैल्शियम के साथ इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको प्रेसिपिटेट करवा देता है, जिसकी वजह से आगे फर्दर जो है ब्लड का क्लॉट नहीं होता है। प्रोपोर्शन इसकी क्या है, 2 mg/ml ऑफ ब्लड का इसकी प्रोपोर्शन है। डिसएडवांटेज इसकी क्या है, WBC की मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करके नहीं रखता है, इसलिए ब्लड स्मेयर के लिए यूज़फुल नहीं है, ब्लड बैंकिंग और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी यूज़फुल नहीं है। यूजेस इसके क्या है, ये HB स्टडीज़ के लिए, RBC काउंट के लिए, WBC काउंट के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ESR वेट की डिटर्मिनेशन के लिए, PCV की डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया है डबल ऑक्सलेट। डबल ऑक्सलेट को अब हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसको मैंने आपको फिर भी बता दिया इसका क्या क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नो एंटीकोगुलेंट। एक ऐसी ट्यूब जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता है उसको हम कहते हैं सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। सीरम सेपरेटिंग, इसमें 2 एजेंट होते हैं, सिलिका पार्टिकल जो कि एक्टिवेट कर देता है ब्लड की क्लोटिंग को, और दूसरे नंबर पे है इनर्ट पॉलीमर जेल जो कि सेपरेट कर देती है ब्लड सेल को और सीरम को। ठीक है, एक ऐसी ट्यूब है जिसके अंदर पहले से जेल मौजूद होती है, इनर्ट पॉलीमर जेल। जब हम उसमें ब्लड डालते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो वो क्या करती है कि जो सेल की फ्रैक्शन है वो नीचे आ जाती है, उसके ऊपर जेल आ जाती है और उसके अपर पार्ट में हमारे पास सीरम ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, कलर क्या है इस क्यूटोर येलो, और यूजेस क्या है, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी के लिए यूज़फुल होती है। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये तमाम चीज़ों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन ट्यूब। प्लेन ट्यूब का कलर क्या है, रेड कलर की ये ट्यूब होती है, इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं होता, कोई जेल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। इसमें हम ब्लड डालते हैं, उसको कुछ देर के लिए रखते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। उस ब्लड क्लॉट होने के बाद जब हम उसे सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं तो हमारे पास सीरम ऑब्टेन हो जाता है। ये भी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए, ब्लड बैंक के लिए, इम्यूनोलॉजी के लिए, सीरोलॉजी के लिए, ये इन चीज़ों के लिए यूज़फुल होती है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।